नमस्कार दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, क्वालिटी क्लासेज गंगापुर सिटी में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा था समायोजन, है ना। मैंने पिछले 2 वीडियो में दोस्तों आपको समायोजन, कुसमायोजन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रक्षा युक्ति, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आपको बता दिया और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य जिसको मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत ही बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, 1 यूनिट में, और रीट में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जब मैं आपको बताता चलूं कि रीट के किसी भी गाइड में या किसी भी कोचिंग में या कोई भी साइकोलॉजी का टीचर रीट के सिलेबस में इस टॉपिक को नहीं पढ़ाता, बस थोड़ा सा ज्ञान समायोजन के साथ इसका दे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं रीट प्लस सेकंड ग्रेड प्लस स्कूल लेक्चर का किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा, है ना, किसी को भी लैप्स नहीं करूंगा। मेरी ये कोशिश रहेगी, बस आपका साथ मुझे चाहिए। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें। अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं और डाउट क्लियर के लिए भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, जिसका मैं जवाब भी दे रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करें, पढ़ें और मुझसे क्वेश्चन पूछें रिलेटेड टॉपिक, ताकि मैं भी आपको जवाब दूँ, क्लियर करूँ। और दोस्तों, आप जानते हैं ग्रुप डिस्कशन से हमारा मैटर बहुत अच्छा तैयार होता है। तो आप जब डाउट मेरे से क्लियर करवाएंगे तो वो एक तरह का ग्रुप डिस्कशन है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हाइजीन क्या है। तो दोस्तों, सीधा सा शब्द है, मस्तिष्क से स्वस्थ रहना, मानसिक स्वास्थ्य, है ना। अब मस्तिष्क से स्वस्थ कौन सा व्यक्ति रहेगा? आपको पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, समायोजन, एडजस्टमेंट, है ना। जो व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के साथ समायोजित कर लेता है वह समायोजित व्यक्ति है। और समायोजित व्यक्ति कौन होगा, मतलब कौन परिस्थितियों के साथ समायोजन कर पाएगा? जो मानसिक रूप से स्वस्थ है ना, मेंटली हेल्थफुल है, वह व्यक्ति समायोजन कर लेता है। तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा? परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना ही मानसिक स्वास्थ्य है ना। और समायोजन, समाज में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, घर में समायोजन, सभी जगह पर, मतलब शैक्षिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, है ना, घर का पारिवारिक समायोजन, सभी प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, अब बात आते हैं मानसिक स्वास्थ्य। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले भी रीट का मैं नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड में तो पहले 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया। वो क्वेश्चन क्या आते हैं? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कब प्रारंभ हुआ? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जनक कौन है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आंदोलन किसने चलाया, है ना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पर पहली पुस्तक किसने लिखी, है ना, आदि आदि। तो यह मानसिक स्वास्थ्य संघ कब बना? ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, इनको आप क्लियर करें। देखें, सबसे पहले मैंने कहा था आपसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, है ना, ये शब्द है ना, मानसिक विज्ञान। इस पर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है, याद रखना, इसलिए मैंने लिख दिया मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, है ना। मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है, ठीक है। तो अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का
प्रारंभ कब हुआ? ये क्वेश्चन याद रखना, मैं आपको 4 वर्ष बताऊंगा, 1900 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1911 ईस्वी और 1919 ईस्वी। 4 वर्षों को याद रखना है ना। पहला वर्ष आया क्या? 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी को क्या मानते हैं हम? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रारंभ, है ना। और जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रारंभ हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में समाज को कब जानकारी मिली? 1900 ईस्वी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक कौन है ना। तो दोस्तों बस ये क्वेश्चन मत भूलना, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है ना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जनक कौन है ना। तो दोस्तों इसका याद रखना, C.W. बियर्स है ना, C.W. बियर्स। बस ये बियर्स को मत भूलना, इसको ऐसे याद कर लेना जैसे आप कभी अपने घर के मेंबर का नाम नहीं भूलते हो ना, अपने भाई का, बहन का, माँ का, बाप का, ऐसे इस नाम को मत भूलना। C.W. बियर्स है ना। कौन है ये? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जनक है। ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पर? किसने लिखी, कब लिखी, है ना। तो इसके लिए पुस्तक आई थी एक कौन सी? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्या नाम है? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, है ना। किसने लिखी? C.W. बियर्स ने लिखी। और कब लिखी? 1908 ईस्वी में। ये आपका दूसरा वर्ष आ गया। पहला वर्ष 1900 और दूसरा 1908। क्लियर हुआ है ना। क्वेश्चन दोबारा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रारंभ 1900 ईस्वी में, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जन्म C.W. बियर्स, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पर पहली पुस्तक कौन सी थी? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। किसने लिखी? C.W. बियर्स ने। कब लिखी? 1908 ईस्वी में लिखी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। इसी क्रम में आपको मैं बताता चलूं, एक नाम और आता है, एडोल्फ मोयर्स। एडोल्फ मोयर्स, इसको भी याद रखना। इंपॉर्टेंट नाम तो बियर्स है, फिर मोयर्स को भी याद रखना। तो जब कठिन क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो मोयर्स को डाल देते हो। मोयर्स ने क्या किया दोस्तों? C.W. बियर्स ने तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द काम ले लिया, इसलिए तो है कि जनक कौन है? बियर्स। मतलब आपको क्वेश्चन किया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द सबसे पहले किसने काम लिया, तो उसका उत्तर क्या है? बियर्स, C.W. बियर्स। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए आंदोलन किसने चलाया? आंदोलन किसने चलाया? तो वो आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति था दोस्तों एडोल्फ मोयर्स। एडोल्फ मोयर्स कहाँ के थे? ये अमेरिका, है ना। और बियर्स भी कहाँ के थे? अमेरिका। ठीक है। एडोल्फ मोयर्स ने क्या किया था? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक आंदोलन चलाया। है ना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए आंदोलन चलाने का मतलब क्या है कि एडोल्फ मोयर्स ने इसका भरपूर प्रचार प्रसार किया, है ना। समाज में, विद्यालयों में, अस्पतालों में, है ना। क्योंकि उस समय दोस्तों स्थिति क्या थी, यदि आप कहानी इसकी पढ़ेंगे
इतिहास इसका पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य का, यह आता है कि जो CW बियर्स था वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, है ना। फिर इसने इसको हॉस्पिटल, मतलब एक तरह से डिप्रेशन में आ गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो हॉस्पिटल में जब ये 6 महीने तक रहा था तो इसने जो हॉस्पिटल्स की स्थितियां देखी, बड़ी खराब स्थितियां थी, पुअर कंडीशंस थी, बहुत बुरा व्यवहार वहां पर बीमार व्यक्तियों के साथ किया जाता था। उनका कोई सामाजिक स्टेटस नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, डॉक्टर्स उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। इसी बात को बियर्स ने अपनी किताब में लिखा था, और उस किताब को जब मोयर्स ने पढ़ा तो उन्हीं बातों को मोयर्स ने दुनिया में फैलाया था, जगह जगह पर प्रचार प्रसार किया था, आंदोलन किया था, दुनिया जागृत हुई, समाज जागृत हुआ कि अस्पतालों की स्थिति बड़ी खराब है। स्टूडेंट्स, विद्यालयों में बताया गया है ना कि किस तरह से हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। ये आंदोलन किसने चलाया था? मोयर्स ने चलाया। तो क्वेश्चन आ गया, जनक बियर्स और आंदोलन चलाने वाला मोयर्स था। कब चलाया ये आंदोलन, है ना, ये और ध्यान रखना दोस्तों, कब चलाया था? ये चलाया था 1911 ईस्वी में। कब चलाया? 1911। लेकिन मैं यहाँ 1911 को काम नहीं ले रहा हूँ, अगली बार आगे काम। क्लियर हो गया? आंदोलन कब चलाया? 1911 ईस्वी। अगला पॉइंट आता है आपको जो फर्स्ट ग्रेड में आ चुका 2016 ईस्वी में, वो क्या है? विश्व का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ, प्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ की स्थापना 1911 ईस्वी। ये आपका तीसरा वर्ष है ना। कहां पर हुई? अमेरिका में। ये क्वेश्चन आपसे पहले फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया। विश्व का पहला मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ, मतलब मानसिक स्वास्थ्य को विज्ञान शब्द तो पहले काम ले लिया, लेकिन इसको जागरूक करने, इसकी जागृति फैलाने के लिए समाज में एक संगठन बन गया अमेरिका। इतना ध्यान इस पर दिया गया ताकि लोग सचेत रहें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना, मेंटली हेल्थफुल रहे। इसके लिए एक संघ बना ताकि स्कूल, समाज में, परिवार में इसके प्रति हम सचेत कर सके लोगों। तो पहला मानसिक स्वास्थ्य संघ कब बना था? 1911 ईस्वी में बना था। और कहां बना था? अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और आता है, और 3 वर्ष हो गए आपके समय में, 4 वर्ष के लिए कहा था 1900 ईस्वी, 1908 ईस्वी और 1911 ईस्वी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि अमेरिकन मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय संघ, देखो ये तो विज्ञान संघ है ना। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय संघ की स्थापना है ना, कब हुई थी? 1919 ईस्वी। ये 4 क्वेश्चन, 4 वर्ष आप याद रखेंगे, है ना। अब देखो अंतर, ये तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ था, मतलब एक स्थानीय स्तर पर, एक लोकल स्तर पर एक संघ की स्थापना हो गई, है ना। अब अमेरिकन सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संघ बना दिया। एक राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ की स्थापना कर दी अमेरिकन सरकार ने। कब की वो संघ की स्थापना, राष्ट्रीय संघ की? 1919 ईस्वी। क्लियर हो गई? ये आपका क्या कहलाता? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का इतिहास।
है ना, बड़े सीधे से हैं, वैसे ही देख लो आप। मानसिक स्वास्थ्य शब्द आया कहाँ, सबसे पहले कब आया, 1900 ईस्वी में। ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कब प्रारंभ हुआ, 1900 ईस्वी में, है ना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन कब चला, 1911 ईस्वी। चलो इससे पहले मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पर पुस्तक कब लिखी गई, 1908 ईस्वी में। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन कब चला, 1911 में। यह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई, 1911 में। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, 1919 ईस्वी में। क्लियर हो गया, 1900, 1908, 1911 और 1919। ठीक है, एक क्लू है इसमें अगर आप समझो तो। 1900, 1908 वर्ष का अंतर, फिर 1911, 1919 8 वर्ष का अंतर, याद हो जाएगा। 1900 फिर 8 वर्ष 1908, फिर 3 वर्ष 1911, फिर 8 वर्ष 1919। ठीक है, ये आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक इसका प्रमुख उद्देश्य है जो मैंने अभी आपको समझाते हुए बोला भी था वो, लेकिन आप क्लियर कर लो। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य। तो दोस्तों इसका 2 उद्देश्य है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब तक मैंने जो क्वेश्चन बताए वो तो बताए थे आपको फैक्चुअल, तथ्यात्मक। अब आपको विवरणात्मक क्वेश्चन आ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है। जैसे मैं बोल दूं इस क्वेश्चन को, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रचार प्रसार करना, या व्यक्तियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, या व्यक्तियों को इलाज करना, या व्यक्तियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। तो दोस्तों क्या है इसका उद्देश्य, बालकों को या व्यक्तियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय बताना। क्या है इसका उद्देश्य, बालकों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय बताना। एवं अब एक चीज और याद रखना, एक तो हो गया कैसे बालक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, है ना, इसके वो रास्ते बताए, उपाय बताए, और साथ ही एवं बालक मानसिक रूप से बालक मानसिक रूप से स्वस्थ, ये लिखते हैं, बालक मानसिक रूप से बीमार नहीं पड़े, इसके उपाय बताओ। ठीक है ना, दोनों बात हो गई कि एक तो हम कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके उपाय बताना, एक हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे ही नहीं, मतलब हम मानसिक रूप से बीमार पड़े ही नहीं, इसके उपाय बताना। 2 बातें होती है ना, कि एक तो एक्सीडेंट हो गई ही नहीं, है ना, और एक एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उसका उपाय क्या है, इलाज क्या है, दोनों बात होती है। तो अच्छा क्या है, अच्छा है कि मानसिक रूप से बीमार पड़े ही नहीं, इसका उपाय हम पहले से बता दें। ठीक है ना, तो ये इसका मूल उद्देश्य है दोस्तों, इसको याद रखना है ना, बालकों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय बताना। कैसे बालक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और कैसे क्या करें ताकि वो बीमार पड़े ही नहीं, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कुछ परिभाषाएं हैं, मैं वो परिभाषाएं बोल देता हूँ। जैसे एक परिभाषा स्किनर ने परिभाषाएं आपको याद करनी है ना। स्किनर ने एक परिभाषा दी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान सभी मानवीय संबंधों के विकास पर, क्या
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान सभी मानवीय संबंधों के विकास को धनात्मक रूप से बल देता है। तो क्या अंडरलाइन करोगे? मानवीय संबंधों के विकास पर। क्यों कहा इसके ने ऐसा? क्योंकि जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो उसके संबंध भी सभी के साथ अच्छे रहेंगे, है ना वो क्रोध करेगा, ना ईर्ष्या करेगा, ना भय करेगा, ना भागेगा, जो स्वस्थ रहेगा, है ना। उसके विचार कैसे रहेंगे? बिल्कुल हल्के फुल्के रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये कौन कहता है? इसका तो सभी मानवीय संबंधों को धनात्मक रूप से बल देना ही क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो आपकी भी याद रखना, मानवीय संबंधों पर धनात्मक रूप से बल देना। किसने कहा है ये? इसके। ठीक है दोस्तों, एक और परिभाषा, क्रो एवं क्रो। मानसिक किसकी? क्रो एवं क्रो। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव कल्याण से होता है। क्रो एवं क्रो, है ना। किस पर बल दिया है इसने? मानव कल्याण, है ना। ये क्रू है परिभाषा को याद करने का। मानव कल्याण आ गया तो परिभाषा किसकी हो गई? क्रो एवं क्रो, है ना। और मानवीय संबंध आ गया, मानवीय संबंध आ गया तो परिभाषा किसकी हो जाएगी? इसके बस आपको पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं, हर परिभाषा को इसी तरह याद करो एक एक शब्द से। क्रो एवं क्रो इज इक्वल टू मानव कल्याण, स्किनर इज इक्वल टू मानवीय संबंध। दैट्स ऑल। ये आपकी क्या हो गई? मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बातें और हैं जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है ना। वैसे ये विशेषताएं, तो दोस्तों अब क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता, है ना। मतलब एक क्या मतलब हुआ इसका कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, मेंटल हाइजीन है, उसको कैसे पहचाने कि स्वस्थ है? क्या विशेषता है उसके व्यक्तित्व की, व्यवहार की? तो दोस्तों एक निश्चित सी कुछ विशेषता है। वैसे तो ये सामान्य सी विशेषता है, जैसे व्यवहार अच्छा है, मिलनसार है ना, स्पष्ट जीवन उद्देश्य है, आत्मविश्वास है, इच्छा शक्ति अच्छी है ना, एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता है, अपना आत्मसम्मान बनाए रखता है, आत्मविश्वासी है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। फिर भी क्वेश्चन की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से हम देखते हैं दोस्तों, मैंने इसको बोर्ड पर लिखा है, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 शब्द तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले 3 तो देखते हो। पहला क्या है? आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, है ना। ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता। आत्मज्ञान क्या मतलब हुआ? देखो, व्यक्ति को अपनी इच्छा एवं भावनाओं का पूर्ण ज्ञान होना। क्या मतलब है? कि वही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा जिसे खुद को पता है। क्या पता है? कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी भावनाएं क्या है। मतलब स्वयं की इच्छा एवं भावनाओं का स्वयं को पता होना ही क्या है? सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। मतलब अपने बारे में खुद को पता होना, है ना। दूसरा आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन, स्वयं के व्यवहार का स्वयं द्वारा निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना। बहुत अच्छा शब्द है, निष्पक्ष रूप से। किसका मूल्यांकन? स्वयं के व्यवहार, स्वयं के चरित्र का, स्वयं की विशेषताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन बहुत मुश्किल होता है। तो कभी नहीं कहते कि मेरे में ये कमी है। कहते हो क्या? नहीं कहते। चाहे आप कितनी भी गलतियां करते हैं, कितना भी बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने आप को सही मानते हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जो आत्म मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करे। निष्पक्षता का मतलब बिल्कुल तटस्थ, अच्छाई है तो अच्छाई, बुराई है तो बुराई। यदि मेरे में कुछ बुराई है मेरे व्यक्तित्व में, तो मैं उसको बताऊं, मतलब अनुभव करूं। बताऊंगा कब? जब अनुभव करूंगा, है ना। ये है आत्म मूल्यांकन।
और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आत्मश्रद्धा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेल्फ एस्टीम, अंग्रेजी भी याद रखना है इसकी, सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, सेल्फ एस्टीम। आत्मश्रद्धा क्या है? आत्मश्रद्धा व्यक्ति द्वारा आत्मविश्वास, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, आत्मविश्वास, आत्मबल एवं आत्मभाव को स्वीकार करने की क्षमता, ये है आत्मश्रद्धा, है ना। देखो अंतर है यहां पर, तो क्या है आत्ममूल्यांकन में, तो क्या है अपने व्यवहार का स्वयं मूल्यांकन, और आत्मश्रद्धा में क्या है, बहुत अच्छा शब्द है कि मेरे अंदर, खुद के अंदर कितना आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हूं, ये मुझे पता होना चाहिए, है ना। फिर आत्मभाव, उसके बाद आत्मबल को स्वीकार करना, मतलब आत्मबल, आत्मबल जान दो, विल पावर, इच्छा शक्ति, मेरी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, इच्छा शक्ति जानते हो, विल पावर, कि इस काम को मैं कर दूंगा, चाहे उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इतनी विल पावर है कि नहीं मैं कर दूंगा, वो कहलाती इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति का पता होना चाहिए, तभी दोस्तों मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाते, और तभी हम परिस्थितियों के साथ समायोजन कर पाते। ठीक है, ये है आपका सेल्फ एस्टीम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये शब्द आ सकते हैं कि आत्मविश्वास को स्वीकार करना कौन सी विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है वो, आत्मश्रद्धा, सेल्फ एस्टीम। और अगले सीधे हैं सर, सुरक्षा की भावना। अगली विशेषता क्या है, सुरक्षा की भावना। सुरक्षा की भावना का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, हमारा चरित्र अच्छा रहेगा, मिलनसार रहेगा, समाज में हम एक सम्मानीय व्यक्ति होंगे। सम्मानीय व्यक्ति का मतलब है कि समाज हमें स्वीकृत करेगा, और जब समाज हमें सुरक्षा देगा, समाज स्वीकृत करेगा, तो हमारे अंदर कौन सी भावना आएगी, सुरक्षा की भावना। हम चाहते क्या, यही तो चाहते हैं कि समाज में हमें सुरक्षा मिले। सुरक्षा के लिए थोड़ी ना समाज हमारे चोरों से सुरक्षा करे, डकैतों से सुरक्षा करे, इसका मतलब है कि समाज मुझे सम्मान दे, मेरी बातों पर ध्यान दे, समाज की तरफ से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं, इतना मुझ में विश्वास हो। लेकिन ये कब होगा, जब हम समाज को कुछ अच्छा देंगे, है ना। ये है सुरक्षा की भावना। अगला, शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि। सीधी सी बात है, एक तो होती है हमारी आत्मिक इच्छाएं, शारीरिक इच्छा। शारीरिक इच्छा मतलब कि हम जो चाहते हैं वो शरीर से काम करें। शारीरिक इच्छा कौन करेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। हम आलसी जीवन जीते, है ना, माँ से कह दिया चाय बना दो, नहीं बनाई तो क्रोध आ गया। और स्वस्थ व्यक्ति ये देखेगा कि चाय माँ नहीं बना सकते, उठ कर गया खुद ने बनाई, वो कहलाएगा मानसिक रूप से स्वस्थ, है ना। अगला, उत्पादी मतलब मेहनती, प्रोडक्टिव, है ना, उत्पादी, परिश्रमी, जो मानसिक और शारीरिक रूप से मेहनत करे, वो कहलाएगा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। और अगला, तनाव, टेंशन फ्री, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना। तो वैसे भी आप कहते हो, सुनते भी हो कि चिंता चिता से बढ़कर होती है, सही है ना। तो ये चिंता नहीं करता मानसिक रूप से स्वस्थ। क्यों करेगा, क्योंकि वो स्वस्थ है, काम करता है समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, निष्पक्षता से काम करता है, कोई लाग लपेट ईर्ष्या नहीं, स्वस्थ है ना। तो वो तनाव मुक्त रहेगा, चाहे कितनी भी बर्डन आ जाए, तनाव मुक्त रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। और लास्ट है दोस्तों, स्पष्ट जीवन उद्देश्य, मतलब उसके जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। ये नहीं कि वो तिराहे पर खड़ा हो, किधर जाओ, है ना, चारों तरफ हाथ पैर नहीं मारता, वो एक निश्चित लक्ष्य तय करके आगे बढ़ता है कि आज शाम तक मुझे ये काम करना है, 1 घंटे में मुझे टारगेट पूरा करना है, ये उसका उद्देश्य स्पष्ट क्लियर होता है। ये है आपको मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग में लेकर आया हूं आपके सामने, मानसिक रूप से स्वस्थ, या यूं कहते हैं इसको कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारण हैं
जो एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, है ना, या मानसिक रूप से व्यक्ति को अस्वस्थ करते हैं। तो दोस्तों उसमें देखो सामाजिक कारक, पारिवारिक कारक, विद्यालय कारक, कई कारक है ना। तो इसको हम देखते हैं बड़ा सीधा सा, जिसको आपको अगर क्वेश्चन आ भी जाए और आपको याद भी नहीं हो तो ऑप्शन पढ़ करके भी, विकल्प पढ़ करके भी आप सही उत्तर लगा सकते हैं, है ना। तो लास्ट टॉपिक क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। पहला मैं बताया ना, पहला कारक है पारिवारिक। पहला कारक कौन सा है, पारिवारिक, या इसी को कहते हैं हम घरेलू, है ना, कारक। पारिवारिक का घरेलू कारक, इसको मैं बता रहा हूं। पारिवारिक का घरेलू कारक में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, तथ्य हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। पहला देखें, स्नेह की कमी। तो माँ बाप का या बड़े भाई बहन का जब बच्चे को प्यार नहीं मिलता, स्नेह नहीं मिलता, तो वो बिगड़ जाता मानसिक स्वास्थ्य। स्नेह की कमी, है ना। परिवार का कठोर अनुशासन, बहुत अच्छा कारक कहते। वैसे तो वो कहते हैं कि लगाम को खींच कर रखो, लेकिन दोस्तों मनोविज्ञानी कहते हैं कि लगाम को इतना मत खींच दो कि वो लगाम ही टूट जाए, है ना। आपने सुना होगा कि बिना के तारों को टाइट तो करो, लेकिन इतना टाइट मत करो कि तार ही टूट जाए। इसका मतलब क्या है कि बालक को अनुशासित तो रखो, लेकिन कठोर अनुशासन नहीं। कठोर अनुशासन का मतलब कि पूरी तरह से वो बालक आप पर ही डिपेंड हो जाए। आप कहेगा खाना खा लो, खाना खाएगा, पी लो, पिएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, खेलो, खेलेगा, ये नहीं। उससे फ्री करो, क्योंकि वो खुद का जीवन खुद जिए, आज नहीं तो कल जिएगा। तो उससे आप फ्री करो, वो क्या चाहता है ना। हाँ, ज्यादा फ्री मत करो, ज्यादा छूट मत दो, अनुशासित रखो, लेकिन कठोर अनुशासन नहीं। यदि कठोर अनुशासन कर दिया तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो स्नेह की कमी, मानसिक रूप से कठोर अनुशासन, गरीबी बहुत अच्छा कारक है। गरीबी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं, है ना। माता पिता की अत्यधिक अपेक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल यही हो रहा है दोस्तों, माता पिता की अत्यधिक अपेक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक नहीं। आजकल आपने देखा होगा किशोरावस्था में सुसाइड होती है। क्वेश्चन में आता है आत्महत्या ज्यादा कौन सी अवस्था में होती है, किशोरावस्था में। या घर से पलायन कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में, है ना। या माँ बाप से झगड़े, माँ बाप से मनमुटाव कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। ये सारे क्वेश्चन याद रखना। क्यों होता है, वो किशोर क्यों पलायन करते हैं, क्यों सुसाइड कर आत्महत्या करते हैं, क्यों माँ बाप से विचारों में टकराव होता है। उसका कारण यही है, माँ बाप की अत्यधिक अपेक्षा। मतलब आजकल देख लो, सीधा सौदा, 10वीं का रिजल्ट आया, बच्चे ने जी तोड़ मेहनत की और 80% बना ली। क्या कम है क्या 80%, 80%? लेकिन माँ बाप ने तो पहले ही कह दिया कि 90 लाना, वरना पढ़ाई छुड़वा दूंगा, खाना नहीं दूंगा, है ना, सब कुछ बंद कर दूंगा, कोई खर्च पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, 90 लाना। अब बताओ, वो बच्चा तो दिन रात किस में जिएगा, उस टेंशन में जिएगा कि 90% लाना। जब भी वो किताब खोलकर, है ना, तो ये क्या अत्यधिक अपेक्षा। डॉक्टर बनना है, बच्चा तो चाहता है कि मैं मैथमेटिक्स लूं, कि नहीं तुझे तो बायोलॉजी लेनी है, डॉक्टर बनना है। या उस तेरा रिश्तेदार तो वो तो आईएएस, तुझे तो आईएएस बनना है। अरे IQ नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, मेरी अपेक्षा पूरी होनी चाहिए बस, तुझे तो आईएएस बनना है। अरे तूने तो कुछ किया नहीं और बच्चों से अपनी अपेक्षा पूरी करवाना चाहता है, गलत है ना। उनको फ्री करो, कितनी कैपेसिटी है वो जानता है, उसके अकॉर्डिंग चलने दो, है ना। वो बालक निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे।
तो अत्यधिक अपेक्षाएं बालक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं। और लास्ट इसमें परिवार का आपसी मनमुटाव। आपसी मनमुटाव मतलब माँ बाप झगड़े करते हैं, बड़े भाई बहन झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अब सब लोग का प्रयोग करते हैं, ध्यान नहीं देते बच्चों पर, मनमुटाव या तलाक हो जाना, है ना, डिवोर्स हो जाना, है ना, ये सारी बातें क्या बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालते। ठीक है दोस्तों, ये पारिवारिक कारक। दूसरा कारक शैक्षिक मतलब विद्यालय। दूसरा कारक क्या है? विद्यालय या शैक्षिक। यहां से क्वेश्चन आपको आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको टीचर से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो शैक्षिक इनका ध्यान रखना, क्योंकि आप टीचर बनोगे, व्यवहारिक जीवन में भी इनका ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बातें जिनको हमें नहीं अप्लाई नहीं करनी चाहिए। देखो, अनुशासन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दें। मतलब विद्यालय में अनुशासन तो होना चाहिए, लेकिन कठोर नहीं। कठोर कैसे कि 8 बजे का टाइम है, 8:05 पर क्यों आए? एब्सेंट लगा दो, ठीक है, डंडे मारे जाए, मुर्गा बनाया जाए, शिकायत की जाए। होमवर्क गलती हो गई, सुधरवाओ नहीं, डंडे मारो, हाथ खड़े कर दो, बाहर निकाल दो क्लास। कठोर अनुशासन नहीं, है ना। तो ध्यान रखना आप। हाँ, वैसे भी अब तो आरटी 2009 में है कि डंडे का प्रयोग हम नहीं कर सकते बालक पर, है ना। देखना धारा 17, आरटी की धारा 17 में, ठीक है ना। कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो होता है तो क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है। शिक्षकों का कठोर व्यवहार, वही बात हो गई, शिक्षकों का व्यवहार एक नॉर्मल होना चाहिए, है ना। नॉर्मल कह रहा हूं, एवरेज, कठोर नहीं और ढीला भी नहीं, ठीक है। अनुचित पाठ्यक्रम, अनुचित मतलब जो जीवन में काम नहीं आएगा, है ना, या लंबा पाठ्यक्रम या उसके क्लास स्टैंडर्ड से कठिन पाठ्यक्रम, ये भी मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। फिर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, पक्षपाती शिक्षक का व्यवहार। मतलब पक्षपाती मतलब एक शिक्षक जब दो बालकों के, दो स्टूडेंट के बीच में पक्षपात करता है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले बिगड़ता है। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते हमें कभी बालकों के बीच में पक्षपात तो करना ही नहीं चाहिए। सब समान है ना। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं। एक शिक्षक के नाते सब बालक, सब उसके छात्र छात्र। पक्षपाती व्यवहार बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत जल्दी बिगाड़ता है ना। और दूसरा, पक्षपाती व्यवहार के साथ साथ अप्रशिक्षित शिक्षक, अनट्रेन्ड टीचर, ये भी मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। क्योंकि अनट्रेन्ड टीचर बालक को, जैसे आप ट्रेंड हो तो आप नीट फर्स्ट ग्रेड में तैयारी कर रहे हो, कब कर रहे हो? जब आपने आप एसटीसी कर लिया, बीएड कर लिया, तभी तो कर रहे हो, प्रशिक्षण ले लिया। अब बिना प्रशिक्षित टीचर को जब क्लास स्कूल में लगाया जाता है तो बालकों की मेंटलिटी खराब होती है। क्यों? क्योंकि उनको इन बातों का ज्ञान ही नहीं है। जिन बातों को आज सीख रहे हैं आप, उन बातों का ज्ञान नहीं है ना। और लास्ट में इसमें विद्यार्थियों में भाषा दोष, ये भी मानसिक स्वास्थ्य में बिगाड़ता है। भाषा दोष मतलब बालक का हकलाना, बालक का तुतलाना, बालक का अटक अटक कर बोलना, अशुद्ध शब्द बोलना, ये क्या भाषा दोष है ना। ये भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। ये कुछ कारक है दोस्तों विद्यालय, है ना। और लास्ट कारक दोस्तों शारीरिक एवं सामाजिक, है ना। सामाजिक को अलग लेंगे, सामाजिक कारक। इसमें सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता मतलब जातिवाद, धर्मवाद, ये भी नहीं हो, है ना। फिर ऊंच नीच की भावना, ये गरीब है, ये अमीर है, अछूत है, सवर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। ये होता है तो स्वास्थ्य बिगड़ता है। राजनीतिक प्रभाव, है ना। विद्यालयों में, कॉलेजेस में राजनीतिक चलती है, राजनेताओं का प्रभाव, वो भी स्वास्थ्य को खराब करता है। तो ये कुछ सामाजिक कारक, है ना। और लास्ट में शारीरिक स्वास्थ्य मतलब शारीरिक कारक। इसमें क्या है? चिंता, द्वंद्व, तनाव, ये मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है ना।
अस्वस्थ और लंबी चलने वाली बीमारी, ये भी मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। ठीक है। मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव, ये भी बालक की मानसिक स्वास्थ्य को खराब। मूलभूत आवश्यकताओं का, मूलभूत आवश्यकता क्या है? भूख, प्यास, निद्रा, सेक्स, मतलब काम वासना, मूलभूत आवश्यकता है हमारी, है ना। अगर ये बालक को नहीं मिली तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। भाई भूख, टाइम पर खाना चाहिए, प्यास, स्वच्छ पानी चाहिए, है ना, समय पर नींद चाहिए पूरी, निद्रा, थकान, आराम चाहिए उसे। तो ये जब ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बालक को नहीं होती तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका ये मानसिक स्वास्थ्य का टॉपिक यही समाप्त होता है और अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा, मानसिक रोग। बड़ा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेवल भी उसका उच्च होता है ना। बहुत रोग है और उनमें से श्योर है एक क्वेश्चन आता है। मैंने एक दिन प्रॉमिस किया था, एक टॉपिक में आपको प्रॉमिस किया था कि आगे बताऊंगा इनको। जैसे एक क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था उसका, नर्वोसा, याद है ना। मैंने भी मेरे टॉप वीडियो में बता रखा है कि मैं बताऊंगा एक दिन इसको आपको, है ना। नर्वोसा ये आया हुआ पहले आपको रीट में 2018 में, और हड़कम मचा था कि कहां से दे दिया, है ना। भूख से संबंधित रोग है ये, भूख से संबंधित नर्वोसा। एक और आएगा ऐसे ही पुलमाविया, है ना। तो ऐसे रोग आएंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड भी है, आपको अच्छा भी लगेगा। इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। और आज बस थैंक यू, धन्यवाद।